नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो समय लगता है जब हम किसी महान कार्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, महान कार्य को कर रहे होते हैं। तो जितने भी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों का सामना करना है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। जो हमारा टारगेट है, टारगेट के ऊपर फोकस रखना है। फोकस जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है तब आप अपना गोल जो है उसको अचीव नहीं कर पाओगे, वो डिले का डिले होता जाएगा। तो समय लगता है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है दुनिया में। जैसे मैंने थॉमस एडिसन की एग्जाम्पल ली थी, तो बहुत सारे बल्ब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत समय लगा उनको। जो आज हम इस दुनिया में हम जी रहे हैं, तो जो आप बल्ब देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हो, तो इसी से ही आगे जो है इसकी इन्वेंशन में और डिटेलिंग की गई है। तो आप अभी एलईडीज तक पहुंचे हो, ट्यूबलाइट्स तक पहुंचे हो। लेकिन शुरुआत एक इलेक्ट्रिक बल्ब से हुई थी, लेकिन उसकी भी जो यहाँ पर कामयाबी हुई थी, तो उसके लिए भी थॉमस एडिसन को 1000 से ऊपर के एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। तो बहुत समय लगा था, लेकिन वो एक महान कार्य था। आज उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा रही है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी मोटिवेट रहना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर। तो अभी हमने कोट डिस्कस किया, इसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होगा, फिर स्पीकिंग ट्री, और फिर फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप एंड टेक वाले पेज तक जिस भी पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम प्रायोरिटी देकर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में है शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे, एक इकोनॉमी का कंसेप्ट होगा, एक आपको मैप मिलेगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, और लास्ट में जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था मैप का, उसकी डिटेलिंग होगी, उसका सोल्यूशन होगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर करें और इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जिन तक ये लेक्चर अभी तक नहीं पहुंचा, वहां तक भी ये पहुंचे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। और जो फर्स्ट एडिटोरियल है वहाँ पर बात कर रहे हैं, बाय डिलीजेंस नॉट लॉकडाउन्स पैंडेमिक वेरीनेस ए लग्जरी वी कैन इल अफोर्ड। तो कहने का मतलब है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है दोबारा से उभरना शुरू हो गया है कोरोना वायरस, उसके जो नए स्ट्रेन है वो उभरने शुरू हो चुके हैं। तो इसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं। किसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं? कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस कोविड-19 से बचने के लिए, तो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें और करते रहें। और लॉकडाउन जो है ना, वो नहीं चाहिए। तो अगर पैंडेमिक वेरीनेस के ऊपर फोकस करते हैं तो वो चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं। और इसी के अलावा और भी जितनी मेजरमेंट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी यहाँ पर हिदायतें दी गई हैं, उनके ऊपर हम चल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी पैंडेमिक जो है दोबारा से उभर रहा है कुछ हिस्सों में देश के। तो खास तौर पे अगर बात करें महाराष्ट्र और केरला, तो इन दोनों में काफ़ी नए केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, उछाल आ रहा है दोबारा से। तो ऑफिशियल रिस्पांस जो निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो है लॉकडाउन, और दूसरा है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर करवाया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करके चलो। जिन जिन चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वेयर करने की, उनको वेयर करके चलो। और स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अगर आप मास्क वेयर करके चलते हो, इसके अलावा कोशिश करो कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट है दूसरों के साथ, उसको अवॉइड करो। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी छोटे कमरे में या छोटी स्पेस में आप काम कर रहे हो, या फिर आप किसी मीटिंग में बैठे हो, या फिर आप किसी के घर पे भी गए हो, अगर किसी छोटी स्पेस पे बैठकर बातचीत हो रही है, तो उसको अवॉइड करो आप, क्योंकि इन्हीं छोटी स्पेसेस से ही ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। और कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पर हवा की यहाँ पर जो है वेंटिलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पर भी फैलने के चांसेस है। तो इसी तरीके से दूसरी ओर जो है भारत सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला रही है। ओके, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तो वहाँ पर भी जो है कोशिश हो रही है कि एज ए फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी यही है कि हम जो है इसका स्प्रेड किसी ना किसी तरीके से रोकें इंडिविजुअल लेवल पर। ओके, तो 2 तरीके हैं। तो एक और भारत सरकार भी यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव चला रही, दूसरी ओर हमें भी सतर्क रहना है, क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है अभी बहुत लिमिटेड मैनर में है। अभी स्टार्टिंग सिर्फ हेल्थ वर्कर से हुई है, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है। अब जो तीसरा फेज आएगा उसमें जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर जो भारत की आबादी है वो अभी भी जो है ना
उसको वैक्सीनेशन होने में बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर रिसर्चर्स तो ये भी बात बोल रहे हैं कि 2022 के एंड तक बात चली जाएगी, इतना लंबा जाने वाला है ये वैक्सीनेशन ड्राइव। तो तब तक हमें खुद ही जो है अपनी प्रोटेक्शन खुद आप करनी होगी। तो जो यहाँ पर जो मेजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से डंडे के जोर पर जो है इनको जो है लागू करना होगा। इसके अलावा जो इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, वो भी दिखानी होगी, बतानी होगी कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो है आपको बीमार कर सकता है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उसमें भी हमें और जो है तेज़ी लेकर आनी है और बड़े पैमाने पर कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है उसको हम कवर करें पर डे के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल भारत सरकार को यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि 5 से 10 लाख जो है केसेस उनको एक दिन में वैक्सीनेट करे। तो उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ जो नए सैंपल्स निकल कर आ रहे हैं, जो नए फ्रेश केसेस निकल कर आ रहे हैं इन्फेक्शन के, तो उनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी करनी होगी। तो उसके ऊपर भी जोर देना होगा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग के ऊपर भी जोर देना होगा कि किस तरीके का है ये वायरस, जो नए जिसके जो म्यूटेंट निकल कर आ रहे हैं। तो अगर अच्छे से इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी तभी जो है हम जो नए यहाँ पर म्यूटेंट स्ट्रेन निकल कर आ रहे हैं उनको पकड़ सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, और उसी के रिगार्डिंग जो है जो उसकी दवाई बनाने के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, ताकि जो कि अगर कोई नया भी इसका स्ट्रेन निकल कर आता है तो उसका भी मुकाबला हमारी वैक्सीन कर पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं शरद पवार जी की। तो ये एक पॉलिटिशियन है, तो ये राष्ट्रीय कद के नेता हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर इनका अच्छा खासा रोल है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो एनसीपी से ये बिलोंग करते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो कभी ये कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे, लेकिन बाद में पार्टी में जो है पार्टी टूट गई और इनका अलग से ग्रुप निकल कर आया था एनसीपी का। तो अच्छा खासा होल्ड है इनका महाराष्ट्र में। तो इनके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इन्होंने इनकी जितनी भी तरह की पब्लिक एंगेजमेंट्स थी, इसके अलावा जिस तरीके से भी मीटिंग्स थी, उन सबको इन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो नए केसेस निकल कर आ रहे हैं, नया वेव निकल कर आ रहा है कोविड इन्फेक्शन का, उसके चलते। तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट करती है बहुत से लोगों के लिए। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत से लोगों को। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि जिनको भी यहाँ पर पब्लिक एस्टीम मिला हुआ है, जिनका मतलब लोगों में रहना बहुत ज़रूरी रहता है, अगर कोई पॉलिटिशियन है, ओके, या फिर कोई स्पोर्ट्समैन है, या फिर कोई भी बंदा है जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको यहाँ पर कोशिश करनी होगी, सीखना होगा शरद पवार जी से ही। और कोशिश करनी होगी कि जो कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसको अपनाकर चले, तो उसमें महारत हासिल करनी होगी। तो कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यही है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, उनकी आदत जो है ना वो डेवलप करनी है। तो अभी इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये हमें भूलने नहीं है जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर इनको हम भूलना शुरू कर देंगे तो बीमारी के फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि पुराने समय में ऐसा होता था कि जितनी ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म होता था या यूनियंस होती थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी उस समय। अगर कोई भी किसी भी तरीके का एपिडेमिक आता था उस समय, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर प्लेग की बात कर रहे हैं, तो प्लेग की बीमारी भी अपने समय में बहुत बुरी तरीके से फैली थी। ओके, उसके अलावा कॉलरा की बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो वर्कर्स रेजिडेंशियल एरियाज है, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे अवेयरनेस उस समय फैलाई थी कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल उसी की एग्जाम्पल लेते हुए यह बात कर रहे हैं कि अभी के समय में भी जो ट्रेड यूनियंस हैं और इसके अलावा जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, तो उनको भी आगे आना होगा। लोगों को यहाँ पर समझाना होगा कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके चलते हो तो उसका क्या इंपॉर्टेंस निकल के आने वाला है अगले आने वाले समय में, अगर आप अच्छे से अवेयर होकर चलते हो। तो ये बातें समझानी होंगी अलग अलग तरीके से। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी है, ये तब तक हमें ये ड्राइव चलाते रहना जब तक इस बीमारी को अच्छी तरीके से भारत में कंट्रोल नहीं किया जाता। मतलब कि जब तक अच्छे से इसकी वैक्सीनेशन पूरे भारत में नहीं हो जाती, तब तक जो है हमें अपने ऊपर फोकस करके चलना होगा, अवेयरनेस फैलाते रहना होगा, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के इसके अलावा जितने भी तरीके के कोविड प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करके ही चलते रहना होगा। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी के समय के लिए अगर हम दोबारा से कोविड को कंट्रोल करने के तहत अगर लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उससे। तो अभी अगर इस तरीके की सिचुएशन दोबारा हो जाती है लॉकडाउन की, पैंडेमिक को कंट्रोल करते करते
तो बहुत नुकसान हो सकता है देश का। तो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट अगर दोबारा होता है तो इतना नुकसान हो सकता है कि हमारा देश जो है दोबारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे किसी भी तरीके के अटेम्प्ट जो है अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो हमें फोकस करना होगा खुद के ऊपर ही। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पंजाब ने भी पंजाब राज्य ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कोई भी हेल्थ वर्कर अगर रिफ्यूज़ करता है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाएगा तो उसकी काफ़ी सारी जो प्रिविलेजेस हैं उनको छीन लिया जाएगा। ओके, इस तरीके से दंड दिया जाएगा उन हेल्थ वर्कर्स को जो मना करेंगे वैक्सीनेशन ना करवाने के लिए। ओके, सो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर किसी तरीके का भ्रम पैदा कर रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है वो नुकसान करेगी आने वाले समय में, वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी का बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से गलत मैसेज जाएगा और लोगों में फिर दोबारा से डर का भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब तक वहाँ उन लोगों तक बात पहुँचेगी, जब तक उन लोगों तक वैक्सीनेशन की ड्राइव पहुँचेगी, तब तक वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं, हमने वैक्सीन नहीं लगवानी है। ओके, तो बिल्कुल नेगेटिव मैसेज जो है हम अभी इस समय पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। सिचुएशन ऐसी है कि कोविड को कंट्रोल करना है, इसको ख़त्म करना है पूरे देश में से। तो पहले भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने ख़त्म की हैं, जड़ से ख़त्म की हैं। जैसे पोलियो की बीमारी थी, तो पोलियो के काफ़ी वेरिएंट है जो हमने जिनको जड़ से ख़त्म कर दिया है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई नई बीमारी आई है तो उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके का संदेह जो है वैक्सीन के प्रति वो हमें नहीं फैलाना है। तो अच्छे एक्शन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो मैसेज जो है घर घर तक पहुँचना चाहिए सभी राज्यों में कि जो है कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करके चलो। जब तक आप तक वैक्सीन ड्राइव नहीं पहुँचती है तो पैंडेमिक जो है एक्शन करके ही जो है उनको ओवरकम किया जाता है, बातें करके यहाँ पर काम नहीं होता है। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और किस तरीके से इकॉनमी को भी बचाना है और अपनी हेल्थ को भी बचाना है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं सेकंड एडिटोरियल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, टू मच प्रूडेंस विद बैड लोन्स इज़ बैड। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा समझदारी अगर हम बैड लोन्स के साथ दिखाते हैं तो वो भी बुरा है। तो किस मायने में ये बात कर रहे हैं, इसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो भारत की बैंकिंग प्रणाली है, खासतौर पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, इनकी जो हालत है वो बहुत ख़राब चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से। तो इसी के चलते भारत सरकार ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं। कभी बैंकों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया और कभी जो छोटे बैंक हैं उनको कहा है कि आप मर्ज कर जाओ बड़े बैंकों में। कुछ बैंक राज़ी हो जाते थे तो उनका मर्जर हो गया, कुछ बैंक ऐसे हैं जो राज़ी नहीं होते हैं तो उनको सरकार फिर प्राइवेटाइज कर देती है। और इस तरीके से ही जो है सिचुएशन चलती आ रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से। और जब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी है, अगर सरकारी बैंकों को किसी ना किसी तरीके से चलाते रखना है, तो फिर सरकार क्या करती है, जो इनकम टैक्स का पैसा आता है, जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है, उसी में से जो है ना काफ़ी रकम जो है इन बैंकिंग प्रणाली में इन्फ्यूज़ कर देती है, पैसा दे देती है। ओके, जो कि इनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इनका कैपिटल लॉस ना हो और ये बैंकिंग प्रणाली चलती रहे। तो देखो, ये पैसा भी कम नहीं होता, 2 से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ जो है ऐसे ही बढ़ जाता है इन बैंकों को संभालने के लिए ही कि ये दिवालिया ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि आने वाले समय में जो इनकम टैक्स का पैसा है, जब किसी भी तरीके का जो टैक्स आ रहा है, उसका पैसा जो है वो ऐसे वेस्ट ना हो, क्योंकि यही पैसा जो है ना और किसी काम में लग सकता है। और इन जो भी जिस तरीके की भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है बैंकिंग प्रणाली की, तो उसका सोल्यूशन निकालना है। तो अभी इस साल के बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जितने भी तरह के बैड लोन्स हैं बैंकों में, सरकारी बैंकों में, अभी उनका सोल्यूशन निकालने के लिए एक बैड बैंक बनाया जाएगा। ओके, तो ये इसका प्रपोजल है इस साल के बजट में। तो बैड बैंक भी इसको कहा जा रहा है और इसको नेशनल ARC भी कहा जा रहा है। तो ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो वैसे ऑलरेडी ARCs यहाँ पर काम कर रही हैं भारत में, लेकिन यहाँ पर एक नेशनल ARC का यहाँ पर फंडा लेकर आ रहे हैं। तो नेशनल ARC और अगर बात करें बैड बैंक, तो ये सेम ही बात है, दोनों सेम चीज़ है। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये यहाँ पर आप बैड बैंक का प्रपोजल लेकर आए हो, तो एक लेवल पर तो लगता है कि बहुत समझदारी वाला काम है और दूसरे लेवल पर लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम है। तो जब बहुत ज़्यादा समझदारी हो जाती है तो तब भी किसी ना किसी तरीके का डाउट जो है ना वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि कोई भी अगर रिसिप्ट जो है इन बैड लोन के खिलाफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है तो वो भी जो है ना डूबना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर रिसिप्ट कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर रिसिप्ट सरकार प्रोवाइड करेगी
ये जो बैड बैंक बनाया जाएगा, इसमें जो राशि दी जाएगी इस बैड बैंक में, जो रिसिप्ट्स मिलेंगी तो भारत सरकार देगी, और उसी राशि से वो बैड बैंक जो है, जो बैंकों की हालत खराब है उन बैंकों से उनका बैड लोन खरीदेगा। ओके, उसी बैड लोन का कोई प्राइसिंग होगी और उसी प्राइसिंग के हिसाब से जो है बैड लोन को खरीदा जाएगा बैड बैंक के द्वारा। और फिर जो बैड बैंक इस बैड लोन को खरीदेगा, बाद में इसका सोल्यूशन निकालेगा कि इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, इसको किस तरीके से इसका निपटारा करूं, जहाँ इसमें खुद से मैं कुछ इन्फ्यूजन करूं ताकि कि जिसने भी ये लोन लिया था वो काम चलता रहे उसका, और इंटरेस्ट जो है दोबारा से आना शुरू हो जाए, या फिर जितने भी एसेट्स थे इस लोन के रिगार्डिंग, जो भी कोलेट्रल था उसको बेच दूं और जितना पैसा आता उसको रख लूं। तो ये अलग अलग तरीका है जो बैड बैंक अपना सकता है सोल्यूशंस निकालने के लिए। और आगे एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर बैड लोन होल्ड कर भी लेता है बैड बैंक, ओके, तो यहाँ पर इसका पर्पस ये नहीं होगा कि जो बैंकिंग प्रणाली है, जो बाकी सरकारी बैंक है, उनको यहाँ पर लिबरेट कर देना है, आज़ादी दे देनी है कि आप जो है अभी आप आज़ाद हो चुके हो, आपने जिसको भी लैंडिंग करनी है, जिसको भी पैसा लोन पे देना है देते जाओ, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जितना पैसा आप लोन पे बांटोगे उतना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसी हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई चेन जो है उसकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो एक और तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि जितना पैसा मार्केट में जाएगा उसी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी होगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बैंकों को अभी जितने पुराना जो इनकी हिस्ट्री है ना, अभी उस हिस्ट्री से सीखना होगा। जैसे पहले लोन बांटा गया था, अभी वो सिचुएशन दोबारा ये दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले ही इनकी सिचुएशन बहुत खराब है, दिवालिया होने के कगार पर ये पहुंच चुके हैं। तो इस सोल्यूशन को, इसका जो है इस सिचुएशन को हमने सॉर्ट आउट करना है। तो अभी बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखने होंगे इनको आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के जो बैड एसेट्स हैं या बैड लोन जब इनको ट्रांसफर किया जाएगा बैड बैंक को, तो दो तरह के सवाल पैदा होते हैं। तो पहला सवाल पैदा होता है कि जो बैड लोन की ओरिजिनेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पहला सवाल तो ये होगा। और दूसरा ये सवाल होगा कि किस प्राइस पर जो है ट्रांसफर किया जाएगा बैड लोन को बैड बैंक की तरफ। तो ये प्राइसिंग भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बैंक भी जो है ना वो भी लॉस नहीं झेल सकता। तो बैंक को भी उस तरीके का प्राइस उस लोन के प्रति चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली अच्छे से काम करती रहे। तो स्टार्टिंग में यही बात कर रहे हैं कि वॉज देयर एनी मॉडिफाइड इन द ओरिजिनल सैंक्शनिंग ऑफ द लोन। जब बैंक ने वो लोन सैंक्शन किया था तो उसमें कोई गड़बड़ी थी, गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है कोलेट्रल जो है पूरा उसका मेजरमेंट ना किया हो और उस हिसाब से लोन ज़्यादा बांट दिया हो, और इसके अलावा जो है जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें भी किसी ना किसी तरीके की जो धोखेबाजी है वो हो सकती है। ओके, क्योंकि सरकारी बैंक है। तो यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का अगर कोई किसी तरीके का यहाँ पर मैलाफाइड हुआ है, ठीक है, तो इनको हम एड्रेस नहीं कर सकते बाय द चॉइस व्हाट टाइप्स ऑफ एसेट्स आर ट्रांसफर टू द बैड बैंक, कि इस चॉइस के हिसाब से कि किस तरीके का आप एसेट जो है ट्रांसफर कर रहे हो बैड बैंक को। ओके, क्योंकि अगर बिल्कुल सही है या फिर थोड़ी गड़बड़ी है, तो ये अलग अलग टाइप्स हैं एसेट्स की। और आगे यहाँ पर बात करें कि क्या फेयर प्राइस आप दोगे बैड लोन के प्रति अगर आपने उस बैड लोन को खरीदना है किसी बैंक के द्वारा, किसी भी बैंक से, तो उसके लिए भी फेयर प्राइस आपको देना होगा कि बैंक का जो यहाँ पर सिचुएशन है वो भी मेंटेन रहे। और आगे बात करें वैल्यूएशन की टर्म्स में, तो अभी भी जो भी बैड लोन होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वैल्यूएशन करते वक्त भी काफ़ी समय लगेगा कि कितने करोड़ों का एसेट है, तो सही वैल्यूएशन उसकी होनी चाहिए। अगर सही वैल्यूएशन होगी तभी फायदा होगा। तो इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके, कि वो जो है ना अलग से ये काम करेगी वैल्यूएशन का ही कि क्या वैल्यू निकलती है उस बैड लोन की। और अगर इस तरीके से उसको रिव्यू किया जाएगा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा तो फायदा होने वाला है। तो इसी तरीके का जो एक्सपेरिमेंट जो है, फर्स्ट बैड बैंक का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है पिट्सबर्ग में। तो यहाँ पर एक मेलन बैंक है पिट्सबर्ग का, जिसने एक ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक सेटअप किया था कि आप हमारा बैड लोन खरीदो और इसको आप रिजॉल्व करो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था मेलन बैंक के द्वारा, इसको याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे बात कर रहे हैं कि इस यूनिट को पार्शली जो यहाँ पर रिसिप्ट प्रोवाइड की गई थी वो थ्रू जंक बॉन्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, जिनको कि एज ए इन्वेस्टमेंट किसी बैंकिंग फर्म ने प्रोवाइड किया था कि आपको हम जो है पैसे देंगे। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक की, जो कि मेलन बैंक के द्वारा एक बैड बैंक स्थापित किया गया था, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत यहाँ पर जो था रिसिप्ट्स प्रोवाइड की गई थी कि आपके पास पैसा होगा
और आप जो है किसी खराब बैंक से उसका बैड लोन बाय करिए। और यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग की गई थी इस लोन की, जो यहाँ पर लोन सेल पे था, वो यहाँ पर डिस्काउंट के हिसाब से की गई थी। इसको किया गया था एक अकाउंटिंग फर्म जिसका नाम है आर्थर एंडरसन एंड कॉर्पोरेशन। और इसके अलावा इस प्राइस को रिव्यू किसने किया था? रिव्यू किया था केनेथ लेवेंथल एंड कॉर्पोरेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिव्यू किया था। बिल्कुल सिमिलर मॉडल अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वैल्यूएशन प्रॉब्लम है वो हम किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं बैड लोन की, और दोबारा जब ये वैल्यूएशन होगी इसको रिव्यू के लिए किन्हीं और लोगों को हम जो है अपॉइंट कर सकते हैं, किसी और कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं कि जो वैल्यूएशन थर्ड पार्टी ने की है आप उसको एक बार रिव्यू कर दीजिए क्या वो सही है। तो इससे और ट्रस्ट हो जाएगा और काम बढ़िया हो जाएगा। और बिल्कुल इसी आर्म लेंथ को जो है ना हमें जो है यहाँ पर भारत की जो बैड बैंक है उसके ऊपर हमें यहाँ पर लागू करना होगा। इस तरीके से हमें चलना होगा। और आगे बात कर रहे हैं एक ओवरसाइट कमेटी की, कि एक ओवरसाइट कमेटी बनानी है जो यहाँ पर एक तरह का ओवरसाइट जो है ना निगरानी रख के चलेगी कि किस तरह के जो डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं बैंकर्स के द्वारा, जो भी वो अपना बैड लोन जो है बैड बैंक को जब वो सेल कर रहे हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि बैड बैंक जो है उनको प्रोफेशनली रन करना है, उनको यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप जो बैंकों के साथ उसको मेंटेन करके चलना है। और साथ ही साथ जो बैंक्रप्सी कोर्ट्स हैं उनको भी अपनी जो जॉब है उसको एफिशिएंटली काम करना है। खास तौर पे कि जिस भी तरीके का मसला निकल कर आता है तो पहले तो मसला इन्हीं के पास जाता है बैंक्रप्सी कोर्ट्स के पास, तो इनको सोल्यूशन डिसीजन अच्छे से देने हैं। और जो हमारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट है उसको भी मैच्योर करके रखना है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कि कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है, फिर इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसी पैसे को लगाकर अपना जो स्टार्टअप होता है उसको और जो है ना एनहांस करती है और पूरे अपने कंपनी का वैल्यूएशन उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर इस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट मैच्योर रहेगा, इन्वेस्टर्स का पैसा आता रहेगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं टूटेगा, तो फिर काम अच्छे से चलता रहेगा। जब इन्वेस्टर्स का पैसा पीछे चला जाता है फिर वो कंपनी डूबनी शुरू हो जाती है। जब कंपनी डूबनी शुरू हो जाती है तब वो दिवालिया हो जाता है, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को हमने सही करना है, तो सभी और ध्यान रखना होगा और अच्छे से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट द क्रिप्टो कैट आउट ऑफ द बैग। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है अभी एक तरह का इस तरह का आइडिया है जिसका अभी समय आ गया है। तो देखिए पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इसके बारे में बातें हो रही थी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अगर क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में भी मैं बात करूं जो सबसे टॉप है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। तो अभी 3-4 दिन पहले ही यूएस में ये चीज़ देखी गई कि जो एक बिटकॉइन है उसकी वैल्यू $50,000 के बराबर हो गई है और उससे भी ज़्यादा चली गई है। तो रिसेंटली जो टेस्ला है उसने भी काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की थी बिटकॉइंस में। तो कहने का मतलब है ये जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इनका ज़माना जो है अभी आने वाले समय में जो है देखने को नज़र आ रहा है। और अगर इंडिया के कंसर्न में बात करें तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनकी जो हालत है यहाँ पर बात करें श्रोडिंजर्स कैट की तरह है, जिसका मतलब है ना वो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक प्रपोजल जो है ना एक बिल लेकर आने वाली जिसके तहत जितने भी तरीके के क्रिप्टो करेंसी भारत में चल रही है उसको बैन कर दिया जाएगा, टोटली बैन कर दिया जाएगा। तो अभी भारत सरकार एक तरीके से खत्म करना चाह रही है इस अलाइव डेड यहाँ पर जो स्टेट यहाँ पर चल रही है इस बिल्ली की क्रिप्टो करेंसी की। तो अगर ये सभी चीज़ें यहाँ पर जब बैन हो जाएंगी तो भारत सरकार यहाँ पर चाह रही है कि आरबीआई जो है ना अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो इशू करेगी, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करेगी, जिसको रुपया जो डिजिटल रुपी जो है वो कहा जा सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये नाम जो है इसको दिया जाए जो भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी। और आगे यहाँ पर बात करने की जो यहाँ पर डर है क्रिप्टोस का, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग है उसके अकॉर्डिंग, और स्ट्रक्चरली जो है ना पता नहीं चल रहा कि किस सिचुएशन से जो है हमारी क्रिप्टो करेंसी भारत के क्षेत्र में जो है ना उसको फेस करना पड़ेगा। आने वाले समय में कौन सी सिचुएशन उसके सामने होगी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है मारियो ड्रैगी। तो इनकी हुकूमत में एक बात यहाँ पर चल रही थी कि वट एवर इट टेक्स, कहने का मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक तरह की कॉलिंग कार्ड के तहत जो है ये जो बात यहाँ पर काम करती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पर करेंसी की प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनको यहाँ पर ओवर टाइम तक काम करने दो, जितना नोट छपता है छपने दो, तब तक जब तक जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। ओके, तो ये जो बात है इसी के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे वट एवर इट टेक्स। सो इसी को कॉलिंग कार्ड बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो मारियो ड्रैगी हैं ये अभी न्यूज़ में थे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो ये अभी कौन है? अभी अभी ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर है, उस देश का नाम क्या है? और 2021 में ही इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली है किसी देश की, उस देश का नाम बताइए। और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, उसके कितने मेंबर होते हैं, कुल कितने मेंबर होते हैं, और उनमें से जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने मेंबर होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस बात का ये भी मतलब निकल कर आता है कि जो ग्लोबल जो बेस मनी है, अगर उसके रिगार्डिंग बात करें, जो जितनी अमाउंट यहाँ पर मनी की प्रिंट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो 8 से 9 गुना बढ़ी है 21वीं सदी में। काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है प्रिंटिंग हुई है करेंसीज की। और आगे बात करें कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन जितनी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से सबसे टॉप एक बिटकॉइन है। तो अगर इसकी बात करें तो दूसरी ओर इसको डिज़ाइन किया गया है बाय सप्लाई कैप्ड एसेट, मतलब कि इसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है कि इतने तक की जो है इसकी सप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं हार्ड कैप की बात करूँ तो वह है 21 मिलियन बिटकॉइंस का। ओके, तो मतलब कि यहाँ तक की इसकी सप्लाई होगी, तो इसके आगे जब जाएगी तो सप्लाई इसकी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और अभी तक के लिए 18.5 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो माइन कर दिए जा चुके हैं लोगों के द्वारा। तो अभी कह सकते हो कि इतनी तक की सप्लाई जो है ऑलरेडी बिटकॉइंस की जो है ऑलरेडी हो चुकी है पूरी ग्लोबल मार्केट में, वर्ल्ड वाइड। मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान जो है बिटकॉइंस के ऊपर जो है बढ़ता जा रहा है। और इसको चलाया जाता है कुछ एल्गोरिथम्स के तहत, जिसके तहत जो है लोग माइनिंग करते हैं बिटकॉइंस की। और यहाँ पर बात कर रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जो मिलते हैं, तो यहाँ पर वो भी, उसमें भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो टोटल कैप, हार्ड कैप लगाया हुआ है बिटकॉइन के ऊपर, वो अभी 21 मिलियन का है, 21 मिलियन बिटकॉइंस का है। तो इतनी की ही इसकी एग्रीगेट सप्लाई होगी। इसी के रिगार्डिंग अभी जो इसके एल्गोरिथम जो निकल कर आ रहे हैं, अभी प्रोग्रेसिवली जो बिटकॉइंस हैं, जो इनके जो नंबर ऑफ टोकन्स होते हैं जो मिलते हैं हर साल, इसको अब थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहा है, क्योंकि इसकी जो हार्ड कैप है उसके अकॉर्डिंग ही इसने यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड करनी है बिटकॉइंस की। तो ये दूसरे शब्दों में बिल्कुल उलट साइड है। अगर हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की अगर विजडम देखें, जो यहाँ पर समझदारी है, सूझबूझ है, अगर उसको देखें उसके अकॉर्डिंग, ओके, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी अलग तरीके से काम कर रही है, और जो बिटकॉइन है ये वर्चुअल तरीके से, अलग तरीके से काम कर रहा है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो इसकी प्रोग्रेस है और जो इसकी वैल्यू एडिशन है, ये भी लिमिटेड नहीं है समय के हिसाब से। ओके, तो यहाँ ना ही हम जो है इसको स्टोन वॉल कर सकते हैं, इसको रोक भी नहीं सकते हैं हम किसी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट करेंसी के द्वारा। सप्लाई कंस्ट्रेंट करेंसी किसको कहा गया है? जो हम आम करेंसी यूज करते हैं, जो करेंसी, जो हमारे रुपए हैं, जो करेंसी नोट यूज करते हैं, यूएस डॉलर यूज करते हैं, तो इसकी सप्लाई से आप जो है इसको रोक भी नहीं पाओगे बिटकॉइंस को और इस क्रिप्टो करेंसीज को, जितनी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको। तो यहाँ पर इनका अपना पोटेंशियल है, तो ये एज ए अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर जो है उभर रही हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है अभी देखने को मिल रही है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है उछाल देखने को मिल रहा है बिटकॉइंस की मार्केट में और क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट में। और इसी के अलावा जो आगे बात करें तो सुपर हाई वोलेटिलिटी यहाँ पर है प्राइसेस में, मतलब कि प्राइस जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखो प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं। एक बिटकॉइन किसके बराबर है? 50,000 यूएस डॉलर के बराबर। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा प्राइस है एक बिटकॉइन का। और ऐसा भी नहीं है कि सभी समय जो है ये प्राइस हाई भी रहता है, ये नीचे भी आ जाता है। कई बार जो है इन्वेस्टर्स को डर भी सताने लगता है कि ये कभी डूब ही ना जाए उनका पैसा। और कई बार जब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है तब इसका उछाल इसमें देखने को मिलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है सुपर हाई वोलेटिलिटी है यहाँ पर। और आगे बात करेंगे कि अगर बात करें क्रिप्टोज की, तो ये गोल्ड से भी यहाँ पर और पेनी स्टॉक से भी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इनकी वैल्यू। और एज ए जो अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो इनसे भी यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसी से यहाँ पर मैक्रो लेवल पर जो है वीकनेसेस नज़र आती हैं किसी भी इकोनॉमी की। अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करें, गोल्ड की बात करें, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर ये अल्टरनेट करेंसी का कोई रूप नहीं है। लेकिन अगर दूसरी और क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ये एक तरह की अल्टरनेटिव करेंसी है। और अगर इसको हम बैन कर देते हैं तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि हमारे देश में अच्छा खासा पोटेंशियल है कि हम अच्छे से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस नए फ्रंटियर में, नए टेक्नोलॉजी फ्रंटियर में। तो पूरी दुनिया पार्टिसिपेशन कर रही है। जापान भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रहा है, जापान की सरकार, इन क्रिप्टो करेंसीज को कि आप जो है अपने आप को यहाँ पर प्रफुल्लित कीजिए जापान में। और अमेरिका भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन भारत के केस में यहाँ पर इसको बैन करने की यहाँ पर जो है बात चल रही है। और आगे बात कर रहे हैं भारत कॉइन की। तो भारत कॉइन की यहाँ पर बात करें हैं कि अगर क्रिप्टोस, अगर इसको यहाँ पर लैग करके चलते हैं, कहने का मतलब भारत कॉइन है क्या चीज़,
तो भारत कॉइन यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी इशू की जाएगी उसका यहाँ पर जो है प्रेजेंटिव नेम है, अभी सुझाया हुआ नाम है कि ये नाम हो सकता है जो आरबीआई डिजिटल करेंसी भारत में अनाउंस करेगा। और अगर इसमें इसकी अनाउंसमेंट होती है और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी इधर, तो यहाँ पर एक तरीके का नेचुरल एवोल्यूशन जो है डिजिटाइजेशन का हो सकता है फाइनेंशियल फ्लोज में भारत में। और इंडिया जो है एज ए ग्लोबल यहाँ पर फॉरफ्रंट के ग्लोबल तौर पर जो यहाँ पर डिजिटाइजेशन का फॉरफ्रंट है उसमें काफ़ी आगे आकर जो है निकल सकता है, लोग टक्कर दे सकता है अच्छी खासी। और इसके अलावा बात करें कि अगर भारत कॉइन की बात करें तो ये कैश को रिप्लेस नहीं करने वाला है, कैश भी भारत में चलता ही रहेगा। लेकिन बिल्कुल जैसे बाकी देशों ने बिटकॉइन को परमिशन दी हुई है ना, वैसे ही हमारा भारत जो है अपनी बनाई हुई डिजिटल करेंसी को यहाँ पर परमिशन देगा कि आप अपनी मार्केट बनाइए, अपनी मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। और आगे यहाँ पर बात करें कि इसको इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल इसके पास है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस है और जो फाइनेंशियल मार्केट में जिस तरीके से हम काम करते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ सके और पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके के भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको अच्छी खासी टक्कर जो है दे सकता है और अच्छी खासी एज ए राइवल के रूप में जो है ना उभर सकता है और अच्छी खासी जो हमारी इकोनॉमी को भी आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है, जिसको कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्न करके चलेगा। और इसके अलावा एक पेपर की बात कर रहे हैं जो कि सन 1998 में प्रिंट हुआ था पेपर, नारायण आर कोचेरलकोटा, ओके कोचेरलकोटा, तो इनके द्वारा ये पेपर लिखा गया था, रिसर्च पेपर था जिसका टाइटल था मनी इज मेमोरी। तो उन्होंने यहाँ पर बात की थी इस पेपर में, रिसर्च पेपर में, कि मनी एक प्रॉक्सी की तरह है फॉर ए कम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड वेब ऑफ बायलैटरल आईओयूज रिकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी इंटरलिंक्ड वेब पोर्टल की बात करेंगे जहाँ पर बायलैटरल इंटरनेट ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मनी एक तरीके की प्रॉक्सी होगी, तो उसी को हम जो है इकोनॉमी की मेमोरी कहेंगे। और अगर इस तरीके से जो डिजिटल करेंसीज हैं have to carry on being the economist memory then as a Quadruta Bohr and Andres Wehrli, तो ये भी इन्होंने भी एक रिसर्च पेपर लिखा है जनवरी 2021 में। तो उन्होंने क्या कहा इस पेपर में, अगर एज ए इकोनॉमी की मेमोरी के तौर पर हम इस करेंसीज को लेकर चलते हैं, तो इन्होंने कहा है अपने रिसर्च पेपर में कि जो CBDCs है तो वो यहाँ पर उनको यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। ये जो विश्वास है ना इन कॉइन्स के प्रति, बिटकॉइन्स के प्रति, सॉरी भारत कॉइन के प्रति, ये विश्वास जगाना होगा लोगों के अंदर कि हाँ आप इसमें इन्वेस्ट करिए और इसको यूज़ कीजिए दूसरी हार्ड करेंसी के अलावा, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो अगर गारंटी विश्वास पैदा होगा तभी स्टेबिलिटी होगी और तभी जो है जो अभी भारत कॉइन की अगर हम बात करें तो फिट बैठेगा आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर CBDCs का मतलब निकल कर आता है सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसीज। तो यहाँ पर इनको पहल करनी होगी, आगे आना होगा। और आगे बात कर रहे हैं लायबिलिटीज़ की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी जगह से कोई लोन लेना चाहते हो तो आपको वहां पर अपनी लायबिलिटी शो करनी पड़ती है कि हाँ भी आप जो है उस लोन को बाद में चुका पाओगे, आपके पास इतना पर्याप्त कोलैटरल है। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी करेंसी है, जो हमारा इंडियन रुपी है, तो उसकी भी कोई लायबिलिटी है कि किस बिहाफ पर उसकी सर्कुलेशन पूरे इंडिया में की गई है, किस बिहाफ पर उसकी वैल्यूएशन लग रही है। अगर उसको कंपेयर करें US डॉलर के बराबर भी, तो उसके पीछे भी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि RBI वहाँ पर कितने भंडार लेकर चल रहा है, कितने वहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स रखे हुए हैं, इसके अलावा कितने पैमाने पर यहाँ पर US डॉलर परचेज करके रखा हुआ है, कितना गोल्ड का रिजर्व है। तो इन सब चीज़ों से हमारी करेंसी की लायबिलिटी बनती है, उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। बिल्कुल अगर डिजिटल करेंसीज के मायने में बात करें तो वहाँ पर लायबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है डिजिटल सेंट्रल बैंक लायबिलिटीज और दूसरा है ऑल फिएट मनी बीइंग सेंट्रल बैंक लायबिलिटी। जितने भी तरह की यहाँ पर जितने भी फिएट मनी बाजार में है वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की ही लायबिलिटी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं सेंट्रल बैंक रिजर्व्स की, CRR की यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जितने भी तरह की ट्रांजैक्शन है कंप्लीटली डिजिटल है, ऑलरेडी डिजिटल है। तो यहाँ पर जितने भी तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ पर होती है वाया कंप्यूटर की स्ट्रोक्स ही होती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये एज ए प्राइम लीवर के तौर पर जो है काम कर सकती हैं फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिजर्व्स आर ओनली असेसेबल टू बैंक्स, तो इन रिजर्व को बैंकों के द्वारा असेसेबल किया जा सकता है। और अगर भारत को इनको यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है आने वाले समय में, तो जो सेंट्रल बैंक का जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डिजिटल करेंसी काफ़ी करेंसी जो है आने वाले समय में जो आम जन लोग हैं वहाँ तक भी यहाँ पर पहुँच कर पाएगी अगर अच्छे तरीके से बिटकॉइन को हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं
आने वाले समय में। कहने का मतलब है कोई भी करेंसी आई है उसको अगर आम जन तक पहुंचाना है तो उसके लिए समय लगता है। ओके, तो अभी समय काफ़ी लगने वाला है, लेकिन अगर सही तरीके से इसके ऊपर अप्रोच लगाएंगे तो हो पाएगा काम। और अगर आरबीआई यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिटेल एसेस प्रोवाइड करता है भारत कॉइन को, जैसे हमारी आम करेंसी जो है उससे हम रिटेल मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो अगर यही एसेस भारत कॉइन को भी मिल जाता है तो इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है पैसा मिल सकता है। अगर भारत कॉइन को हम यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट मनी के बिल्कुल बराबर आ जाएगा, उसके आसपास खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी तरह के एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है आरबीआई की, यहाँ पर उससे काफ़ी बेहतर काम करेगा। जितनी भी तरह की आरबीआई की लायबिलिटी से उससे काफ़ी बेहतर काम करके दिखाएगा भारत कॉइन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट असर जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट के ऊपर ये डालेगा आने वाले समय में, अगर भारत कॉइन को हम यूज़ करते हैं अच्छे मायने में। और आगे बात करें कि जो स्टार्टर्स होंगे, जो भी कोई जो यहाँ पर डायरेक्ट रिटेल असेस में यहाँ पर जो है भारत कॉइन को असेस करेगा, जिसका भी आपको ब्याज भी मिलेगा इसको अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आने वाले समय में इसको असेस करते हैं रिटेल मार्केट में, तो जितनी भी तरह की इक्वेशंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग की वो सभी जो है चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर डिपॉजिटर उसके पास चॉइस है कि उसने बैंक के पास डिपॉजिट करना है या फिर भारत कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो फिर यहाँ पर जिस भी तरीके का यहाँ पर काम करना चाहता है ज़रूरत के हिसाब से उसको अभी यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी पॉलिसी रेट एक्शंस आरबीआई के द्वारा लगाए जाएंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, तो पहले बैंक देखता है, बैंकों को राजी करना पड़ता है, तो बैंक अपने हिसाब से फिर जो है आगे वही रेट जो है आगे देते हैं और उसी हिसाब से लोन प्रोवाइड करते हैं जहाँ फिर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जिस भी तरीके का फायदा पहुंचाना चाहेगा, तो भारत कॉइन में यहाँ पर जितने भी जिन्होंने डिपॉजिट किया होगा तो उनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर वाया बैंकों के थ्रू होकर यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जो है डिपॉजिटर के ऊपर जो यहाँ पर जिन्होंने भारत बायोटेक में डिपॉजिट किया है तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि फर्दर जब कस्टमर्स अपने यहाँ पर बैंक डिपॉजिट्स को स्वैप कर देंगे भारत कॉइन में, तो उस समय बैंकों की हालत क्या होगी। देखो, बैंकों में पैसा ही नहीं जमा होगा तो बैंकों के पास भी सर्कुलेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कि डिपॉजिटर से ही तो बैंक पैसा लेता है, पैसा जमा हो जाता है, फिर जिसको लोन चाहिए होता है उसको लोन देता है ज़्यादा ब्याज लगाकर, और जो डिपॉजिटर होता है उसको कम ब्याज देता है। तो इस तरीके से बैंकों से पैसा बाहर निकल जाएगा और भारत कॉइन की और जो है वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, बैंकों को सहारा लेना पड़ेगा एडिशनल बोरोइंग का, और उधार लेना पड़ेगा आरबीआई से, और साथ साथ जो कैपिटल मार्केट से वहाँ से भी उधार लेकर जो है कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उनका काम चलेगा लोन देने का, लैंडिंग का काम। तो इससे यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है भारत कॉइन की, और जो है यहाँ पर मजबूती देखने को मिलेगी इसमें। और दूसरी यहाँ पर बात करें कि ये 0% का जो हार्ड लोअर बाउंड है इंटरेस्ट रेट का, उसको भी यहाँ पर दूर करेगा। और यहाँ पर जो बैंक नोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 0 इंटरेस्ट रेट होता है इनका। और अगर सीबीडीसी की बात करें तो सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी। तो अगर ये यहाँ पर लोअर बाउंड को यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं नेगेटिव में जाने के लिए, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स में भी, तो यहाँ पर जो है एक नया चैनल खुल जाएगा मॉनेटरी ट्रांसमिशन का, और अच्छे खासे लोग जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आगे बात करें, तीसरी जो बात है वह है जो भारत कॉइन है वो आने वाले समय में फास्टर तरीके से जो है आगे काम करेगा। और आगे यहाँ पर जो हाई डिनोमिनेशन जो बैंक नोट्स है, हो सकता है कि इनका अबॉलिशन भी जो है होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे इनकी जो यहाँ पर सर्कुलेशन ये कम होनी शुरू हो जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जीरो लोअर बाउंड की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट में, जब इसको भी यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, और साथ साथ जो यहाँ पर जो हाई वैल्यू बैंक नोट्स हैं तो इनकी भी जो एब्सेंस होगी, तो उस समय यहाँ पर जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकल कर आते हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम जो है हटा सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ को काबू पा सकते हैं। और आगे यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टोस हैं वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक नए वर्ल्ड को आने वाले समय में, तो उसी में से इंडिया भी है। तो इंडिया भी अपनी जो है स्ट्रक्चरल लिजेसी जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है आने वाले समय में। तो चलो आओ, जो क्रिप्टो है ना, जो क्रिप्टो नाम की बिल्ली है, इसको स्पष्ट रूप से जिंदा रखें हम और आगे बढ़ने दें, काफ़ी काम आने वाली है ये देश के। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल की। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बात कही गई है कि अपनी ज़िंदगी जियो लेकिन रिग्रेशन के बिना, खेद के बिना, अफसोस के बिना, पछतावे के बिना। ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि हम चाहकर भी हमसे वो काम हो जाता जो हम नहीं करना चाहते। फिर बाकी की ज़िंदगी हम उसका पछतावा करते हैं, खेद जताते हैं, अफसोस जताते हैं। तो ऐसा मत करो। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है रेग्रेट और वरी में, पछतावे और चिंता में, यही फ़र्क है कि पछतावा पिछली गुजरी ज़िंदगी का होता है कि उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, और जो चिंता होती है वो आने वाली फ्यूचर की होती है।
और स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में यहाँ पर मेंटल एक्सप्रेशन के तौर पर हम रेग्रेट को देखते हैं, पछतावे को देखते हैं कि आप किस तरीके से जो है ना आप दुखी हो रहे हो बिना वजह। तो जो भी आपने एक्शन किसी समय कर लिया था, कोई बुरा काम हो गया या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको आप सोच सोच कर आप जो है रोते रहते हो अंदर ही अंदर, तो आप दुखी होते रहते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इंसान हमेशा अपनी कोशिश पूरी करता है कि मैं अपने आप से बेस्ट दूं, जो भी मैंने काम करना, जो भी सिचुएशन उसके सामने आती है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स ज़्यादा बाहर हो जाती हैं, हद के बाहर की हो जाती हैं, तो उसको इंसान के कंट्रोल से यहाँ पर इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी जो है ना किसी भी तरह की अगर आउटकम निकल कर आती है तो हमें उससे यहाँ पर दुखी नहीं होना है। तो यहाँ पर जो रिग्रेटिंग है, जो यहाँ पर अफसोस की भावना है, यहाँ पर जो भी परमात्मा ने जो अपने लॉ बनाए, कानून बनाए, उसी के तहत यहाँ पर सारा काम चल रहा है। ओके, तो उन्हीं का सब कुछ किया हुआ है, तो उसको हम स्वीकार करें। हमने यहाँ पर किसी रोने में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर जो रिग्रेट की बात करें तो अलग होता थोड़ा रिमोर्स का। रिमोर्स का मतलब होता है कि जो भी आपका पछतावा था उसके प्रति एक तपस्या की भावना है कि मैंने वो काम किया था, मुझे उसका पछतावा है, अच्छी बात है, लेकिन आगे की जिंदगी के ऊपर फोकस करो। अभी आप जो है ना, जो आपने गलतियां की उसको अभी करेक्ट करना है, सही करना है, उस कोर्स की ओर और जो है आगे बढ़ना है। अपनी डिवाइन सेटिंग को सही करो। और जो भी आपने यहाँ पर जिंदगी में देखा है, यहाँ पर जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है आपकी बेटरमेंट के लिए होता है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने आप को दोष मत दो और कोशिश करो, खुश रहो। खुश रहोगे तो खुशी ही निकलेगी, खुशी का ही वातावरण आसपास हो जाएगा और ये ऐसी रिग्रेशन की भावनाएं जो है ना वो अपने आप ही उड़ जाएंगी। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो फ्रंट पेज में जो बात आ रही है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के जो यहाँ पर MPC होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो इसकी एक मीटिंग हुई है 3 से 5 फरवरी के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो अभी उसका रिपोर्ट जो है जारी किया गया, उसके बारे में यहाँ पर जो है दस्तावेज बताए गए हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो ये MPC होती है ये 6 मेंबर होती है। ओके, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैंने खुद ही दे दिया है। लेकिन जो उसमें से दूसरा क्वेश्चन था कि कितने मेंबर जो है सरकार की तरफ से होते हैं, कितने मेंबर RBI की तरफ से होते हैं, ये क्वेश्चन अभी भी बरकरार है, उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि अभी जो हमारी भारत की इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है अभी शुरुआती दौर में है। अभी बिल्कुल जैसे एक नवजात बच्चा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है। तो अभी इन्वेस्टमेंट में भी मतलब बहुत कमी देखने को मिली, इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हालांकि RBI ने अपना रेपो रेट जो था उसको कम रखा हुआ था, अभी मनी की सप्लाई को ईजी रखा हुआ था, जो कि लिक्विडिटी जो है ना वो बड़े मार्केट में। तो अभी इसी के रिगार्डिंग जो रेपो रेट है RBI का उसको 4% तक ही रखा जाएगा। तो इसी रेट के ऊपर जो है बैंक पैसा देगा, RBI पैसा देगा किनको, जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसी इकोनॉमिक पॉलिसी को, इसी रेपो रेट की पॉलिसी को अगला जो फिस्कल ईयर है ना उस तक ये कंटिन्यू रखेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक अच्छे से इकोनॉमी रिकवरी नहीं हो जाती है। और इसके अलावा जो रिस्क निकल कर आ रहे हैं एक्सेस मनी सप्लाई का, तो उससे यहाँ पर कोशिश की जा रही है इन्फ्लेशन जो है ना उसको कंट्रोल करना है। और यहाँ पर जो अभी कोविड का यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी सिचुएशन को देखा जा रहा है, उसी तरीके से नज़र बनाई रखी हुई है RBI ने। और जो दूसरी न्यूज़ है वो भी सेम पेज है। तो यहाँ पर बात करें जो इंडियन फिनटेक लेंडर्स हैं, उन्होंने अभी जो है ना मौका हड़प्पा अपने आप पर जो है काबू किया है। कहने का मतलब है बहुत सारे चाइनीज लेंडर्स की ऐप्स थी जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल थी, जहाँ से जो इंडियन लोग थे वो पैसा लेते थे, लोन लेते थे उन ऐप्स के जरिए ही। तो ये फिनटेक कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे यहाँ पर जो है ना एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो ऐप को यूज़ करके जो है आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अभी गूगल ने क्या किया कि 500 के आसपास जो चाइना के द्वारा जो फिनटेक ऐप्स, मतलब कि जहाँ पर चाइना की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, ओके, उन फिनटेक ऐप्स को रिमूव कर दिया है अपने गूगल प्ले स्टोर से। तो अभी क्या है कि अभी जो हमारे होम ग्रोन जो लैंडर्स हैं, जो होम ग्रोन लैंडर्स की जो ऐप्स हैं जो हमारे देश में बनी हुई हैं और हमारे देश में जो यहाँ पर लैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी उनको फ़ायदा हो रहा है इसका। इस सिचुएशन को वो ग्रैब कर रहे हैं और जो उनके क्लाइंट थे अभी इनके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, कुछ फिनटेक कंपनीज जिसकी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर किस्त नाम की, यहाँ पर हमारे यहाँ पर फिनटेक कंपनी है भारत की। तो वो बात कर रहे हैं कि 45% नए एप्लीकेंट्स जो है ना, जो पहले चाइनीज यहाँ पर क्लाइंट थे, वो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 20% यहाँ पर मंथ और मंथ ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये कहना है दूसरी फिनटेक कंपनी की जिसका नाम है पेयू फाइनेंस। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें 125 करोड़ का यहाँ पर जो है लोन डिस्पर्सल जो है, मतलब इतना अमाउंट का जो लोन जो है बांटा जा चुका है अभी तक दिसंबर 2020 तक।
ये कहना है कैश ई नाम का जो फिनटेक कंपनी है भारत की। तो हाल ही में यहाँ पर 500 से ज़्यादा जो यहाँ पर कंपनीज थी फिनटेक की, जहाँ पर चाइना की यहाँ पर सपोर्ट थी, उनको रिमूव कर दिया है गूगल ने। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पे फॉर न्यूज़ वॉर क्राई रीचेस माइक्रोसॉफ्ट ईयू। तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने यहाँ पर टीम अप किया है जो यूरोपियन पब्लिशर्स हैं उनके साथ, और यहाँ पर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और जो बिग टेक प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल है, अमेजॉन है या फिर फेसबुक है, ओके, इस तरीके की जो भी यहाँ पर बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पर जो है ना पैसा नहीं प्रोवाइड करती हैं जो जर्नलिस्ट का जो न्यूज़ कंटेंट लेती हैं और उसको अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट कर देती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ पर हाथ मिलाया है यूरोपियन पब्लिशर के साथ कि इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और आपको आपका हक दिलवाएंगे। और ये बैटल शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है यूरोपियन नेशन में, फ्रांस ने भी शुरुआत कर दी है। तो अभी फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को पैसा देना होगा पब्लिशर्स को जहाँ से आप न्यूज़ उठाते हो। और गूगल ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और गूगल को कहा है, फेसबुक को कहा है कि आप जर्नलिज्म के लिए पे करिए। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ और कुछ नए इंडस्ट्रीज ग्रुप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर हाथ मिलाया और आगे बढ़ेंगे, हम इकट्ठे होकर काम करेंगे और आपका हक दिलवाएंगे। और यहाँ पर काम करेंगे, ये सोल्यूशन निकालेंगे कि कैसे जो है ना एक पेमेंट नेटवर्क तैयार किया जाए और आपको आपके कंटेंट का पैसा मिलता रहे। जो यूरोपियन पब्लिशर्स हैं खासतौर पे उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लेजिस्लेशन पास हुआ है कि आपने न्यूज़ कंटेंट उठाया है तो उसका पैसा दीजिए। इसके अलावा इंश्योर करना चाहेंगे जो ऑनलाइन गेट कीपर्स हैं वो भी यहाँ पर जो डोमिनेंट मार्केट इनकी बन चुकी है, ये पे अप करते रहे जहाँ जहाँ से भी न्यूज़ उठाते हैं। तो चिंताएं यहाँ पर पब्लिशर्स की यही है कि उनको उनका हक नहीं मिलता है तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स में कल जो है ड्रॉप देखने को मिला है, 50,000 अंक से नीचे आ गया है सेंसेक्स। तो यहाँ पर कुछ रीज़न बताए गए कि मार्केट क्यों घबरा गई है। तो सबसे पहला डर यहाँ पर बताया गया है महंगाई का, जिससे जो इंडिया, यूएस और बाकी देशों में यहाँ पर जो यील्ड है ना उसमें यहाँ पर राइस होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं कि जो एफपीआई आउटफ्लोज है, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो पैसा अपना बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि आरबीआई जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और इसके अलावा तीसरी बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट है उनमें डेंट लग जाएगा। और जो कोविड-19 के केसेस हैं इंडिया में, लॉकडाउन के यहाँ पर केसेस निकल कर आ रहे हैं, कुछ एरियाज में लॉकडाउन सरकारें लगा रही हैं, तो ये भी एक केसेस है कि इन्वेस्टर पैसा बाहर खींच रहे हैं। और दूसरी लास्ट में बात करें जो वैल्यूएशन है, जो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है, तो यहाँ पर ये भी स्ट्रेच हुई है, कम हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ही कंपनीज हैं जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड है जहाँ पर आप पॉजिटिव में देखोगे। और इसके अलावा सभी एरियाज में जो है ना इन्वेस्टर्स ने पैसा खींचा है, यहाँ पर मतलब कि मार्केट में डाउनफॉल आया थोड़ा सा। तो चलिए आगे न्यूज़ की बात करते हैं। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बार किया, रोका है जो एनसीईआरटी है उसको कि यहाँ पर वो फ्यूचर आरआईएल जो डील है उसको ओके नहीं कर सकता है अभी तक। एनसीईआरटी मतलब कि इसका मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके। तो इसको अभी रोका है कि आप इस डील को अभी आगे ओके नहीं कर सकते। तो क्या क्या बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उन्होंने यहाँ पर नोटिस इशू किए हैं एफआरएल, फ्यूचर कूपन्स और बियानीस नाम की यहाँ पर जो अलग अलग अदारे हैं इनको, कि आप जो है अपनी लीगल सबमिशन जो है ना अपने केसेस की वो पेश करें कोर्ट के सामने। और इनको यहाँ पर समय दिया गया है 3 हफ्तों का मैक्सिमम। और कोर्ट ने यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हैं यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया है कि आप यहाँ पर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी इनकी इस केस की, ओके। और अभी एनसीईआरटी के पास ये केस नहीं जाएगा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अलाउ कर दिया था कि रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी प्रोसेसेस, तो उसके ऊपर भी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने यहाँ पर डील को एनसीईआरटी को कैसे यहाँ पर रेफर कर दिया बिना किसी रीजन को असाइन किए। कोई रीजन ही नहीं बताया कि आप इसको एनसीईआरटी को क्यों भेज रहे हो, आप वैसे ही इस केस का निपटारा क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये केस है क्या, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप की, जिसने अनाउंस किया था अगस्त में पिछले साल की, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, वो यहाँ पर उनके जो रिटेल एसेट्स हैं उनको अक्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्लम सेल बेसिस के ऊपर अक्वायरमेंट होगी। 25,000 करोड़ की यहाँ पर जो है राशि इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बनेगी, जो वैल्यू निकल कर आएगी। इसके अलावा अमेजॉन का यहाँ पर कहना है वो उनका जो है फ्यूचर ग्रुप में 49% का स्टेक है, ओके। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रुप यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पर उन्होंने इस डील के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन यहाँ पर दायर की है। तो फ्यूचर ग्रुप का क्या कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया गया है। जो ई कॉमर्स गिगांट है, ओके, यहाँ पर वो अपना फर्स्ट राइट मांग रहा है कि अगर मैं रिफ्यूजल करना हो इस डील को तो मेरा पहला राइट है। तो और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल हो रही है एंटाइटीज की इंक्लूडिंग रिलायंस, तो यहाँ पर सेल के ऊपर यहाँ पर रोक लगा रहे हैं अमेजॉन और रिलायंस वाले। तो इसी के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्शन है फ्यूचर ग्रुप की। तो ये केस चल रहा है अभी कोर्ट में। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करेंगे जो ऑफिस ऑक्यूपेंसी है, जैसे हम काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है, घर से काम करो। दूसरा है WFO, वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस ये अभी स्टीम अप होना शुरू हो चुका है। तो अभी
लोग वापस दोबारा ऑफिस में जाना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़े उछाल देखने को मिला है। तो फरवरी 2021 में 10 से 30% उछाल देखने को मिला है, और इसके अलावा 5 से 15% था दिसंबर 2020 में, और 80 से 90% लोग जो है अभी ऑफिस में जाना शुरू हो जाएंगे जून महीने तक, जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव भी पिकअप होनी शुरू हो जाएगी। और आगे बात करेंगे 35 से 40% जो यहाँ पर जो ऑफिस में लोग जाएंगे, ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर रीजन होगा और ज़्यादा कोलकाता का रीजन होगा। इसके अलावा जो आईटी हब है जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, तो यहाँ पर अभी ये पीछे है थोड़ा, अगर नेशनल एवरेज निकाले कंपेयर करें तो। और अगर बात करें जो महाराष्ट्र में कंपनीज है, खासतौर पे मुंबई में, तो यहाँ पर वो अभी तक वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट ही लगाकर चल रही, क्योंकि अभी इन केसेस में नए स्ट्रेन जो है, नए केसेस निकल कर आ रहे हैं कोरोना वायरस के। और आगे बात कर रहे हैं जो जियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा $200 मिलियन कलारी कैपिटल में। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पर रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट की रखी है और कब कब की है, तो इसका थोड़ा सा आप अंदाजा आप जो है आप ले सकते हो उधर से। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर इंडिया जो है ना डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगा मॉरिशस को। तो यहाँ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन हुआ है $100 मिलियन का मॉरिशस और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पर एक इंडियन ओशन का रीजन है मॉरिशस, तो अच्छा दोस्त मित्र देश है भारत का। तो यहाँ पर जो है भारत इनकी जो डिफेंस और यहाँ पर और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर $100 मिलियन का पैक्ट साइन हुआ है। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये नाम याद रखिएगा, जो कि आने वाले समय में जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनको अच्छा यहाँ पर मौका देगा कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दाखिल हो सके और वहाँ पर जाके अपना व्यापार कर सकें। तो यहाँ पर जो भारत ने डिसाइड किया है, एक अपना डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, दूसरा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है, जिसको कि वो मॉरिशस को देगा 2 साल के लीज के ऊपर, जिससे कि अपने जो यहाँ पर जिस तरीके से भी हम मॉरिशस की मदद कर पाएँ, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा पाएँ, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि अपनी पेट्रोलिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें, अपना जो उनका जो मैरीटाइम एरिया है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाएं। तो ये है इंडियन ओशन, ये हमारा भारत है, और ये यहाँ पर ये पड़ता है मॉरिशस, ये मेडागास्कर है, तो इधर वाली साइड ये सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। और आगे जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो नारायण स्वामी की जो गवर्नमेंट है पुडुचेरी में, वो अभी खत्म हो चुकी है। तो नारायण स्वामी ने अभी क्विट कर दिया है, क्योंकि अभी इनका फ्लोर टेस्ट हुआ था जिसमें ये फेल हो गए। मेजोरिटी साबित करने के लिए इनको यहाँ पर 14 MLAs की जरूरत थी, जहाँ पर सिर्फ 12 ही यहाँ पर रह पाए, बाकी 2 पार्टी छोड़कर यहाँ पर चल गए, और जिसकी वजह से इनका जो था बहुमत साबित नहीं हो पाया और इनकी सरकार गिर गई अभी पुडुचेरी में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वह है तमिलिसाई सौंदरराजन। और आगे जो न्यूज़ है वह है ET मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर RBI जो है ना एक नया ऑक्शन मेथड जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिससे कि जो बायर का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए उसको जो है ना और बढ़िया किया जा सके। तो जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है मार्केट में और बाद में खरीदता है, ये अलग अलग सिचुएशंस होती है हमारी इकोनॉमी की, उस हिसाब से यहाँ पर जो है बेचना पड़ता है और खरीदना पड़ता है। तो अभी इसी के चलते जो है नया ऑक्शन मेथड लाया जाएगा, जिससे कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे वो अच्छी खासी अग्रेसिवली जो है वो बिड लगा सकें अपनी और यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन जो है यहाँ पर जो है अलॉट हो सके। तो यहाँ पर RBI इस मेथड को यूज़ करेगा पहली बार पिछले 6-7 सालों में। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि किसी तरीके का डर जो है ना, जो इन्वेस्टर्स होगा, जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो बिडर होंगे, वो ना रहे। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर दोबारा जो है बॉन्ड मार्केट में वापस लेकर आया जा सके, और जो बिडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिडिंग है, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अभी हमने सेंसेक्स में देखा कि यील्ड में जो है ना, जो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू जो यहाँ पर ग्लोबल बॉन्ड्स यील्ड निकलते हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी बेचनी जा रही है मार्केट में। तो इसी के रिगार्डिंग जो है नया ऑक्शन जो मेथड है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि अच्छे तरीके से जो है बिडिंग हो पाए और अच्छा खासा जो है मार्केट जो है डेवलप हो पाए। एक्चुअली जो है यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और आगे जो न्यूज़ है वह है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस है रिटेल लोन में, बैंकों के रिटेल लोन में, ये 2022 के फिस्कल ईयर एंड तक ट्रिपल हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है यहाँ पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको INDRA के नाम से जानते हैं, नाम याद रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी स्लो डाउन है और फिस्कल ईयर 2022 के एंड तक भी ये स्लो डाउन रहेगा, इनकम ग्रोथ कम रहेगी और यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन है प्राइवेट सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, वो भी कम रहेगी। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर रिटेल का जो लोन है उसको यहाँ पर इसका स्ट्रेस जो है इसको ट्रिपल होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिटेल एडवांस जो है वो राइज हुई है 4.7% टोटल इन द मार्च 2020 राइज होंगी। ओके, और अभी जो मार्च 21 तक का जो यहाँ पर डाटा हुआ 1.6% के आसपास है। तो ये क्यों होगा?
यहाँ पर जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं इसमें जो स्लिपेजेस देखने को मिलेंगी, खासतौर पर जो प्राइवेट बैंक हैं, तो इसके चलते यहाँ पर जो ये सिचुएशन जो है हो सकती है आने वाले समय में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्टिमेशन यहाँ पर बताए गए हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो यहाँ पर रेस हो सकती है 6.9% से लेके 1.8% पहले थी, अभी 8.9% तक जा सकती है फिजिकल ईयर 2022 तक। और इसके अलावा जो रिटेल जो है वो ग्रो करता रहेगा, क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर होती रहेगी, 15 से 20 यहाँ पर जो है ग्रोथ जो होने की संभावना जताई जा रही है अगले फिजिकल ईयर में। और यहाँ पर जो टोटल ग्रॉस एनपीए जो निकल कर आएगा 2022 तक वो 10% के आसपास पहुंच सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने बड़े पैमाने पर बढ़ सकते हैं तो बोझ बढ़ेगा बैंकों के ऊपर, रिटेल मार्केट के ऊपर। और ये जो एनपीए की जो रेशो फिजिकल ईयर 2021 के एंड में थी ये 8.8% के आसपास थी। और आगे जो न्यूज़ है ये है इकोनॉमी वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है आएगी और इसी के रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री है वो कह रही है कि नई इंसेंटिव स्कीम जो है सर्विस एक्सपोर्ट के लिए आप जो है वो लेकर आओ, जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासतौर पे जो एमएसएमई के सेक्टर के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और अच्छा खासा एक्सपोर्ट बढ़े भारत का सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि ड्यूटी रिमिशन कीजिए ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज स्कीम में, और इसके अलावा यहाँ पर हाईएस्ट जो है ना इंसेंटिव प्रोवाइड करिए खासतौर पे एमएसएमईज को एट 7%। और यहाँ पर जो अनरिफंडेड टैक्सेस हैं यहाँ पर उनको भी कवर करके चलिए, खासतौर पे जो कुछ एम्प्लॉयज़ के जो यहाँ पर अनरिफंडेड टैक्सेस होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हैं, तो यहाँ पर $50 बिलियन जो है यहाँ पर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, ताकि जो कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके आने वाले समय में। तो ये किसने बात कही, ये कही है SEPC में। तो SEPC का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस काउंसिल को कब बनाया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, तो अभी उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सचिन तेंदुलकर, और उनका थोड़ा बहुत जो है शेयर भी जो है उस प्लेटफॉर्म में होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है नई न्यूज़ आ रही है। और आगे न्यूज़ है डिस्ट्रप्शंस वाले पेज में से, तो यहाँ पर एक यहाँ पर मालवेयर है जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पैदा करता है कंप्यूटर्स में या इसके रिलेटेड और डिवाइसेस में। तो यहाँ पर 30,000 के आसपास जो एप्पल के मैक डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो यहाँ पर एक मालवेयर पाया गया है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है सिल्वर स्पैरो, नाम याद रखिएगा। तो इसका अभी पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ से आया और अभी आने वाले समय में किस तरीके से अफेक्ट करेगा डिवाइसेस को। तो यहाँ पर अभी ये ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन काफ़ी जगह पहुँचा चुका है, जैसे यहाँ पर 153 कंट्रीज की बात करें जहाँ पर अभी तक ये पाया जा चुका है। हैवी डिटेक्शन इसकी रिपोर्ट की गई है यूएस में से, यूके, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में से। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से, तो यहाँ पर फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, तो अभी लिमिटेड मायने में जो है इसकी यहाँ पर यूसेज हो रही है। यहाँ पर बात करें CSC किसान ई-मार्ट के बारे में, तो यहाँ पर किसान अपनी उपज को डायरेक्टली बेच सकते हैं, तो यहाँ पर किसी तरीके का इंटरमीडिएट जो है वो नहीं होगा, किसी तरीके का जो आड़ती है या पेचौलिया नहीं होगा, सीधे अपना सामान जो है लेकर आएंगे तो उसको आप जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में याद रखिएगा, तो यहाँ पर एक तरह के अल्टरनेटिव के तौर पर इसको देखा जा रहा है लोकल मंडीज का। और यहाँ पर करंटली कुछ कम ही राज्यों में यहाँ पर इसकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, त्रिपुरा, तो सिर्फ अभी इन्हीं राज्यों तक सीमित है ये वाला जो यहाँ पर ई-मार्ट का यहाँ पर जो सुविधा है। याद रखिएगा, इसको कौन बैक कर रहा है, इसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके द्वारा ये चीज़ जो है संचालित की जा रही है। तो अभी इसका दायरा ये बढ़ाने यहाँ पर सोच रहे हैं, 4 लाख CSC नेटवर्क जो है यहाँ तक इसका दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि इस तरीके से एक नई मार्केट जो है किसानों को मिलेगी और अच्छा दाम जो है मिल सकता है आने वाले समय में। तो अभी वक्त है शीशे के सामने जाने का। एब्सकॉन फरार होना, एब्स्टमीज मतलब संयमी, उसके बाद है एब्सटिनेंस परहेज। तो इस तीनों वर्ड्स को दोबारा से पढ़िए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझो और पढ़ो। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटर्की के बारे में। ऑटर्की क्या होता है, इस टर्म को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कि कोई देश ऐसा जो कहे कि जो भी मेरी पॉपुलेशन को चाहिए, जो की उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको अपनी देश की बाउंड्री के अंतर्गत ही उनकी प्रोडक्शन होगी और उनकी अवेलेबिलिटी उनको करवा दी जाएगी। और यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड जो उस कंट्री के द्वारा नहीं किया जाता है। ओके, तो हालांकि इसी सिचुएशन को हम यहाँ पर ऑटर्की बोलते हैं, जब सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो इससे देश क्या करते हैं, कई देश ऐसे हैं जो यहाँ पर किसी भी कॉस्ट के ऊपर जो है, चाहे इनएफिशिएंसी आए, चाहे गरीबी और बढ़ती जाए, तो लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहेंगे यहाँ पर ऑटर्की वाला जो है फार्मूला अपनाकर चले। जो भी देश में है सिर्फ उसी का गुजारा करो, बाहर से इंटरनेशनल ट्रेड हमने कुछ नहीं करना है। हालांकि कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेड के बगैर रह सके, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना, हर एक कमोडिटी को कोई अकेला देश जो है नहीं बना सकता। अलग अलग देशों की महारत होती है अलग अलग कमोडिटी में, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो यहाँ पर ऑटर्की की संभावना जो है ना कंट्रीज में कम ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था।
तो अभी समय है इस नक्शे को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर कौन सी यूटी है। तो चलिए मैं सिंपल करता हूँ, आइडेंटिफाई करिए कौन सी यूटी है। तो यह है पिछले नक्शे की डिटेल। गुजरात का क्वेश्चन था। गुजरात यहाँ पर देखिए वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का, तो यहाँ पर अरेबियन सी टच करता है, इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर राजस्थान का बॉर्डर, इधर मध्य प्रदेश का बॉर्डर टच करता है, और यहाँ पर महाराष्ट्र का बॉर्डर टच करता है। तो कब बनाया गया गुजरात को? यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई है 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट 33 और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। यूनिकैमरल हाउस है 182 सीट्स का। राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, लोकसभा की 26 सीट्स हैं। गुजरात हाई कोर्ट है। 6 करोड़ के ऊपर की आबादी है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो इनके सिंबल्स हैं, एशियाटिक लॉन यहाँ पर इनका जो है स्टेट मैमल है। स्टेट बर्ड यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फ्लावर जो है वो है मैरीगोल्ड, गलगोटा भी इसको बोलते हैं। फ्रूट जो है वो मैंगो है, और जो यहाँ पर स्टेट ट्री है वो है बनियन। यहाँ पर यही था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।